हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट AJPY को सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं आपका प्लास्टिक एनालिसिस, जिसका हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसके सेकेंड पार्ट की, यानी कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसको मैं इस पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इफ ओनली ए स्वे मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन द फ्रेम गिवन बिलो, व्हाट विल बी द प्लास्टिक मूवमेंट एमपी इज डेवलप्ड। आपको क्या बोला गया है कि स्वे मैकेनिज्म पॉसिबल है नीचे दिए गए फ्रेम में, तो आपने बताना है कि व्हाट विल बी द प्लास्टिक मूवमेंट डेवलप्ड। तो देखिएगा जब हम इसका स्वे मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे इस लोड की वजह से भी क्या करेगा, वो आपको टिल्ट करेगा डियर। क्लियर है? तो देखिएगा कुछ इस तरह से करेगा यहाँ पर। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी वो क्या करने की कोशिश करेगा सर, स्वैग करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? अब जब स्वैग करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे रोटेशंस भी आएगा सर आपके पास कुछ, बिल्कुल सर, और यहाँ पे भी आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सपोज करो आपका थीटा आ रहा है तो यहाँ पे भी थीटा आ रहा है। यहाँ पे सपोज करो आपके पास थीटा 1 है तो यहाँ पे मेरे पास भी क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे लोड कितना लग रहा है सर, हॉरिजेंटली लोड भी आपके पास 40 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है, जबकि वर्टिकल लोड भी हमारे पास 40 किलो न्यूटन का एक्ट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर कि जो हमारे पास एंड दिए गए हो, कैसे दिए गए हैं आपके पास, फिक्स दिए गए हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालना चाहूँ तो अगर मैं ds इसका निकालता हूँ तो ये क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, और इक्विलिब्रियम कितनी रहती है, 3। तो यहाँ पे अननोन रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, फिक्स है तो 3 है यहाँ पर, तो 6 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपके पास, 3 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इस फ्रेम का, जो मेरे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी आया वो मेरे पास कितना आ गया सर, 3 आ गया। तो क्या मैं यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ हिंज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, नंबर ऑफ हिंज हो जाएगा आपके पास ds प्लस 1, यानी कि 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 कितना है, 4। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर फ्रेम की, तो इस पर्टिकुलर फ्रेम में जो हमारे पास नंबर ऑफ हिंज जो इंड्यूस होंगे वो आपके पास कम से कम कितने होंगे सर, 4 हिंज इंड्यूस होंगे। तो ये भी हमारे पास सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड हम बात करते हैं कि सर नंबर ऑफ मैकेनिज्म। अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैकेनिज्म आपके पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बट आपको उतना देखना नहीं है। ठीक है? यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाय यूजिंग वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क डन देखते हैं यहाँ पर। और वर्चुअल वर्क डन आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है सर हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन होता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, बाय यूजिंग द वर्चुअल वर्क डन से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा सर, स्वयं मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, स्वयं मैकेनिज्म। तो अगर मैं इसका स्वयं मैकेनिज्म यहाँ पर बताऊं आपके पास तो क्या बनेगा, तो स्वयं मैकेनिज्म में यहाँ पे लोड कितना लग रहा है, 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है? कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 3 थीटा। यानी कि अगर मेरे पास लोड दिया गया है और अगर मैं डिफ्लेक्शन दिखना चाहूँ तो 3 मीटर का डिस्टेंस है, 3 मीटर इंटू थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा सर, 40 इंटू 3 थीटा बन जाएगा। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं इंटरनल निकालना चाहूँ इसका, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए पॉइंट्स पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी मूवमेंट आएगा और सर इस पॉइंट पे भी मूवमेंट आएगा, और जहाँ पे आपका मिड है यहाँ पे हिंज इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ भी आल्सो मूवमेंट आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर क्या क्या, एक तो हो जाएगा सर आपके पास एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा। क्लियर है? प्लस और दूसरा यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 1, तो ये हो जाएगा सर एमपी थीटा 1 प्लस एमपी थीटा 1। क्लियर है? कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर थीटा 1 की, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 थीटा इज इक्वल टू एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा। क्लियर है? इसको सॉल्व किया, एमपी थीटा 1 क्या है सर मेरे पास, थीटा बाई 2 प्लस एमपी थीटा बाई 2 कर दिया हमने। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 120 थीटा इज इक्वल टू, ये किया हमने तो ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करके यहाँ पे कितना आ रहा है सर, यहाँ पर ये आ रहा है 3 एमपी थीटा, 3 एमपी थीटा, एमपी थीटा आ जाएगा।
क्लियर है। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग द वर्चुअल वर्क डन, जहां पे आपने एक्सटर्नल वर्क डन भी कैलकुलेट कर दिया है और इंटरनल भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है मुझे, कितना मोमेंट डेवलप हुआ, तो एमपी निकालना है मुझे। तो थीटा से थीटा मेरा क्या हो गया है स्टूडेंट, कैंसल आउट हो गया भाई। यस सर। तो एमपी जो मेरे पास आ जाएगा तो 120/3, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा सर, 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। यानी कि कितना मोमेंट डेवलप्ड होगा आपके पास सर, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन का मोमेंट डेवलप्ड होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपने स्वयं मैकेनिज्म चेक किया, स्वयं मैकेनिज्म के बाद वहां पर एक्सटर्नली वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनली वर्क डन किया, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर मोमेंट निकल के आ गया। क्लियर है। यस सर। तो देखते हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 800 द स्ट्रेस रेंज फॉर द कैटेगरी ऑफ डिटेल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइकिल। किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, वो नंबर ऑफ साइकिल। तो आपके माइंड में कंसेप्ट आया होगा सर, ये नंबर ऑफ साइकिल किससे रिलेटेड है। सर आपने कुछ फैटिक स्ट्रेंथ से रिलेट पढ़ा था, तो ये जो नंबर ऑफ साइकिल है किससे रिलेटेड है सर, आपका फैटिक स्ट्रेंथ से ही रिलेट है। इट इज रिक्वायर्ड टू विदस्टैंड ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है सर, फैटिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। क्लियर है। और फैटिक स्ट्रेंथ का जो फैक्टर्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फैटिक स्ट्रेंथ, फैटिक स्ट्रेंथ कि जो हमारे पास फैटिक स्ट्रेंथ है उसके कौन कौन से फैक्टर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर उसके लोडिंग पे भी डिपेंड करता है। तो आप लिखेंगे सर यहाँ पे फर्स्ट लोडिंग हो गया आपके पास, ठीक है। सेकंड हमारे पास हो गया सर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग हो गया हमारे पास। क्लियर है। तीसरा देखते हैं हम सर, कोरोजन हो गया हमारे पास, कोरोजन पे भी डिपेंड करता है। तीसरा सर हमारे पास फोर्थ हो गया सर टेम्परेचर्स, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है सर आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन, बी सी और डी, और लास्ट में ई आ जाता है हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन। क्लियर है। हालांकि यहां से अभी तक सवाल आपके एग्जाम के अंदर नहीं फ्रेम किया गया है, बट ध्यान रखना कि अगर आपसे फैक्टर अफेक्टिंग फैटिक पूछा तो कौन कौन से है सर, वो लोडिंग पे भी डिपेंड करेगा सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडिंग रहता है, कोरोजन रहता है, टेम्परेचर रहता है एंड आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन रहती है। क्लियर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि शेप फैक्टर इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं शेप फैक्टर की, सबसे पहले तो शेप फैक्टर क्या होता है हमारे पास सर, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्ड मूवमेंट होता है, जहां पे प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है, Fy इंटू ZP होता है। अगर मैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस को आपके स्टील की यील्ड स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे प्लास्टिक मूवमेंट मिल जाता है, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या कर देना, जिस तरह से मैंने प्लास्टिक मूवमेंट निकाला है उसी तरह से इलास्टिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। तो इलास्टिक मूवमेंट जो हो चाहे प्लास्टिक मूवमेंट, यील्ड स्ट्रेस तो सेम रहने वाला है, ठीक है, इनटू ZE। तो यहाँ पे जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो Fy से मेरा Fy कैंसिल रहा, तो यहाँ से शेयर फैक्टर का एक और कंसेप्ट बन गया ZP बाई ZE बन गया। जहां पे मैंने आपको ZP भी बताया था सर, ZP क्या होता है आपके पास, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है I/Y, जो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ BD²/6 होता है। क्लियर है। उसी तरह से इलास्टिक के लिए देखा था हमने, तो ये क्या था सर, BD²/4। तो डायरेक्ट अगर ये आप रिलेशंस याद रख पा रहे हो तो आपकी कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। तो यहाँ से हमें शेप फैक्टर्स क्लियर हुआ। यस सर। अब सवाल ये है कि सर ये शेप फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी क्रॉस सेक्शन के ऊपर कि आपका क्रॉस सेक्शन कैसा है। जी बताइएगा सर कि क्रॉस सेक्शन क्या आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, क्या रेक्टेंगुलर के अलावा सर हमारे पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है, या सर्कुलर के अलावा सर हमारे पास डायमंड दे दिया गया है। ठीक है, डायमंड भी हो सकता है कुछ इस तरह से, और डायमंड के अलावा अगर हम बात करते हैं आपके पास ट्रायंगुलर सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रायंगुलर भी दिखा सकते हैं डियर, यहाँ पे मैंने बना दिया छोटा सा। तो देखिएगा मैंने शेप फैक्टर बताया था, और शेप फैक्टर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है सर, कितना होता है 1.5 होता है। सर्कुलर का कितना होता है सर 1.7 होता है। डायमंड का कितना होता है स्टूडेंट 2.0 होता है। ट्रायंगुलर का कितना होता है सर 2.34 होता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर
मैंने पहले भी बताया था कि मैक्सिमम शेप फैक्टर पूछा जा सकता है और मिनिमम शेप फैक्टर पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो शेप फैक्टर रखा गया है आपका, वो किसका होता है सर? आपका जेड का होता है, तो इसको मैं मैक्सिमम बात करता हूँ। और अगर हम बात करते हैं आपका सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम सर हमारे पास आई सेक्शन का होता है भाई। तो आई सेक्शन का मेजर एक्सिस के लॉन्ग भी देखते हैं हम और माइनर एक्सिस के लॉन्ग भी देखते हैं। तो अगर मैं मेजर एक्सिस की बात करता हूँ तो आता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना रहता है सर? आपके पास 1.12 रहता है। और अगर हम बात करते हैं माइनर एक्सिस के लॉन्ग मतलब वाई एक्सिस के, तो आई वाई वाई मेरे पास कितना था सर? 1.55। तो अगर मैं बात करता हूँ किस किस के बीच में वेरी करता है सर? 1.10 से लेकर 1.50 के बीच वेरी करता है। बहुत सारी बुक में इसको ये भी लिखा है आपके पास कि कहाँ से कहाँ, मोस्टली अगर याद रखे 1.10 से 1.20 के बीच में। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो किस पे डिपेंड करेगा सर? अल्टीमेट स्ट्रेस पे? नो सर। यील्ड स्ट्रेस पे? नो सर। ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन? जी हाँ, कि आपके सेक्शन की ज्योमेट्री किस तरह की है, उसकी शेप कैसी है, तो उस पे डिपेंड करेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसएडवांटेज यूजिंग द प्लास्टिक डिजाइन मेथड। कि जब हम किसकी बात करते हैं? प्लास्टिक डिजाइन मेथड की बात करते हैं, तो वहां पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। सबसे पहले तो हमें ये चीज याद रखना है कि जब भी हम प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो वहां पे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको यानी कि क्वेश्चंस भी पूछा गया था कि कौन सी स्ट्रेंथ यहाँ पे काम करती है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड या अल्टीमेट? तो यहाँ पे जो काम करता है सर आपके पास वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेथड यूज करते हैं, स्ट्रेंथ मेथड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो इसको क्या कर लीजिएगा, हम अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट्स को। सेकंड पॉइंट्स क्या रखना है आपको यहाँ पर याद कि देखिएगा, पहला बोला है कि देयर इज ए लिटिल सेविंग इन कॉलम डिजाइन। बिल्कुल, अगर हम प्लास्टिक डिजाइन क्यों कर रहे हैं? प्लास्टिक डिजाइन इसलिए करते हैं ताकि आपके जब भी हम कॉलम की डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पे क्या हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत लिटिल सेविंग हो जाए। वो आपके मटेरियल से रिलेटेड भी हो सकती है, आपके स्टील से रिलेटेड भी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब पहली एजम्पशंस भी क्या कह रही है? स्टेटमेंट ट्रू कह रही है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिजाइन ऑफ फैटिक। बिल्कुल, ये फैटिक स्ट्रेंथ के लिए अगर हम इसको डिजाइन करना चाहें आपके किसके सर? प्लास्टिक डिजाइन मेथड को, तो इसको हम डिजाइन नहीं कर सकते। हालांकि डिजाइन कर सकते हैं बट थोड़ी सी जो हमारे पास रहती है यहाँ पर वो प्रॉब्लमेटिक्स बन जाता है, आपका स्ट्रक्चर काफी क्या बन जाता है? प्रॉब्लमेटिक्स। तो यहाँ पे आपके पास ये भी सर सही है बोला इसने। थर्ड बोला है कि लेटरल ब्रेसिंग आर लेस स्ट्रेंथ देन द इलास्टिक डिजाइन। नहीं सर, अगर हम बात कर रहे थे आपके पास लेटरल ब्रेसिंग की, तो ब्रेसिंग हमने कहाँ यूज किया था? बीम के केस में यूज किया था, ट्रस के केस में यूज किया था। सर क्यों यूज किया था? ताकि आपका ट्रस सर बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाए, जो भी वहां पर लेटरल लोड आ रहा हो सर उस लेटरल लोड से बचा जा सके। क्लियर है? तो उसने तो बोला लेस स्ट्रेंथ। नहीं सर, तो ये तो गलत हो गई है। तो अगर हम बात करते हैं सी स्टेटमेंट की, तो सी स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गई है सर? फॉल्स हो गई है। तो मेरे से तो इन्होंने फॉल्स ही पूछा था। बट देखते हैं डी भी क्या बोलता है कि इन द प्लास्टिक डिजाइन मेथड इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कोलैप्स मोड इफ स्ट्रक्चर इज रीजनेबल कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं कैसे बनते हैं? थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। और जब फेटिंग स्ट्रेंथ की बात आती है तो वहां पर प्लास्टिक डिजाइन मेथड डिजाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है डियर। तो ये भी आपके पास अप्रोच क्या रही सर? सही रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया सर? ट्रू हो गया है। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द स्ट्रेंथ एट कोलैप्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिफॉर्मिंग एज ए मैकेनिज्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। देखिएगा कि जब आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज होता है तो उस समय हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है? देखिएगा, इससे पहले हमने अपर बॉन्ड सॉल्यूशन डिस्कस किया, लोअर बॉन्ड डिस्कशन सॉल्व किया। अपर बॉन्ड सॉल्यूशन को हम कैनामेटिक्स थ्योरम बोलते हैं और लोअर बॉन्ड सॉल्यूशन को हम स्टैटिक्स थ्योरम बोलते हैं। वहां पे मैं कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। और साथ में मैंने कि जब आपका इलास्टिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो या प्लास्टिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट जब हम बात करते हैं आपके पास कब कि जब हमें प्लास्टिक एनालिसिस में प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन करना हो तो उस कंडीशन में हमें मैकेनिज्म कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है? मैकेनिज्म। हालांकि इससे प्रीवियस में आपने देखा था चाहे आपका सर
लोअर बॉन्ड थ्योरम हो, अपर बॉन्ड थ्योरम हो, इलास्टिक हो या प्लास्टिक, तो मेन रहती थी सर कौन सी, सर मेरे पास इक्विलिब्रियम। पर यहाँ पर प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशंस के लिए कौन सी रहेगी सर, मैकेनिज्म कंडीशंस रहेगी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इन ए सिंपली सपोर्टेड प्रिज्मेटिक बीम अंडर ए सिमेट्रिक 2 पॉइंट्स लोड, कि आपके पास क्या दे दिया है, आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया है। सपोज करो मेरे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर कोई दो लोड लग रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे कोई रिएक्शन आ रहा होगा R1 और यहाँ पे रिएक्शन आ रही होगी सर आपके पास R2। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ सर, ये R1 हो गया है और ये मेरे पास R2 हो गया है। अब देखिएगा दो यहाँ पे सिमेट्रिकल लोडिंग है, हो सकता है वो आपका L4 डिस्टेंस पे लग रहा है कुछ इस तरह से। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखते हैं लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से। सपोज करो यहाँ पे ये W1 है, यहाँ पे ये W2 है। तो सबसे पहले जो आपका हिंज इंट्रोड्यूस होगा वो सर कहाँ होगा, सर वो आपके लेफ्ट से स्टार्ट होगा पहले, सबसे पहले जिस दिखेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो सपोज करो ये W1 है और W2, तो इस केस में मेरा W1 क्या है, मोर देन W2 है। क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हिंज कहाँ इंट्रोड्यूस होगा सर, आपका प्लास्टिक हिंज जो होगा वो अंडर दी वन ऑफ दी लोड होगा, दोनों पे नहीं होगा, सिर्फ आपका एक कंडीशंस पे होगा। और जब एक कंडीशंस पे होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका देखिएगा एक एंड में मान लेता हूँ कुछ हिंज हो सकता है, दूसरा रोलर, तो यहाँ पे भी सर रोटेशंस आएगा, यहाँ पे भी कुछ रोटेशंस आएगा। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की कि प्लास्टिक हिंज फ्रॉम द अंडर दी लोड, नो सर अंडर दी लोड तो होगा बट आपका कोई एक लोड होगा। प्लास्टिक हिंज फ्रॉम अंडर दी वन ऑफ दी लोड, बिल्कुल सर ये भी ट्रू है, ये ट्रू है, इसको मैं डबल टी लिख रहा हूँ। डबल टी का मतलब क्या है कि एक्यूरेट है। तीसरा बोला है प्लास्टिक इज फॉर्म एट दी सपोर्ट एंड अंडर दी लोड, नो सर ये फॉल्स हो गया है। डी बोला है प्लास्टिक जोन एक्सटेंड फ्रॉम वन लोड टू अदर, नो सर ये भी फॉल्स हो गया है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर हमारे पास, बी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज, आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज बताना है n। ठीक है, कब बताना है, कि जब टू कन्वर्ट फिक्स्ड एट वन एंड एंड प्रॉप्ड एट अदर एंड, कि जब एक एंड से कैसा हो सर आपका बीम फिक्स्ड हो, तो देखो सर उसको हम एक एंड से फिक्स करते हैं और दूसरे एंड से प्रॉप्ड करते हैं। तो प्रॉप्ड का मतलब क्या है सर, वहां पर आपके पास रोलर लगा होगा, सपोज करो क्या लगा होगा सर, रोलर। ये फिक्स एंड है, तो फिक्स एंड पे जो आपके पास रिएक्शंस रहती है वो कितनी रहती है सर, हमारे पास 3 रहती है। और अगर मैं बात करता हूँ रोलर एंड पे, तो रोलर एंड पे सर 1 रहता है। तो मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर। नंबर ऑफ अननोन कितने हुए, अननोन किसकी फॉर्म में होंगे, आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस की फॉर्म में। तो सपोर्ट रिएक्शन कितना हुआ, 3 और 1 4। तो यहाँ से जब मैं 4 माइनस 3 करूंगा तो 4 में से 3 गया आपके पास 1, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितनी आ गई सर हमारे पास 1। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी प्लस 1। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितना आया सर, 1 प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ गया सर, नंबर ऑफ हिंज आपके पास 2। तो इस केस में जो हमारे नंबर ऑफ हिंज बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे सर, आपके पास 2 बनेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी हो गया। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, डी एस इज इक्वल टू आपके पास सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो सपोर्ट रिएक्शंस आपके पास आर है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फिक्स है आपका 3। तो यहाँ से आप अपना आंसर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल हिंज एंड t इज द नंबर ऑफ रेडोडेंसी, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म शैल बी। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। क्लियर है। तो क्या होगा, n प्लस टी होगा या n माइनस टी होगा, तो ये देखिएगा आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो आपके पास n माइनस टी। क्लियर है, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शेप फैक्टर ऑफ ए सेक्शन ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस इज द रेशियो। फिर से आगे आपके पास शेप फैक्टर की बात, तो शेप फैक्टर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। क्या होता है सर आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्ड मूवमेंट होता है, यस सर। जहां पे प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है सर आपके पास, एफ वाई टू जेड पी। क्लियर है। डिवाइडेड बाय क्या होता है सर आपके पास, एफ वाई इंटू जेड ई होता है। अब सर एफ वाई आपका सेम है, तो ये क्या बना आपके पास, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो यहाँ पे देखिएगा प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्ड मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिएगा यील्ड स्ट्रेस, तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन पेरीमीटर, प्लास्टिक एंड इलास्टिक मूवमेंट, तो प्लास्टिक एंड इलास्टिक मूवमेंट।
तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। और जो हमारे पास MP होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है My, और Z की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। मैक्सिमम जो Z रहता है वो हमारे पास किसका रहता है सर, ट्रायंगुलर सेक्शन का रहता है। किसका रहता है, ट्रायंगुलर सेक्शन का रहता है। कितना रहता था सर आपके पास, 2.34 रहता था। और उसी तरह से हम जेड मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम शेप फैक्टर किसका था सर हमारे पास, सर ये था आई सेक्शन का, आई सेक्शन का था डियर। और आई सेक्शंस का भी कौन सा सर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जो आपके पास था 1.10 था। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पहले से ही याद रखना है कि जो हमारे पास जब प्लास्टिक मूवमेंट होता हो सर, जब बड़ा होता है सर यील्ड मूवमेंट से, शेप फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मैक्सिमम जो शेप फैक्टर रहता है वो ट्रायंगुलर का रहता है, और मिनिमम जो रहता है वो आपके पास आई सेक्शन का रहता है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, देखिएगा किसकी बात की जा रही है, आपके पास सिंपली सपोर्टेड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर सिंपली सपोर्टेड की बात की जा रही है। अगर हम बात करेंगे सर कि सेक्शन कौन सा है, तो सर सेक्शन दिया जा रहा है आपके पास आई सेक्शन। कैसा सेक्शन दिया जा रहा है, आई सेक्शन दिया गया है। ठीक है, उसमें क्या पूछा गया है कि आई सेक्शन ऑफ बीम स्पैन L एंड लोड विद द सेंट्रल लोड W, द लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन। क्या निकालना आपको, लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन। तो जो लेंथ होगा हमारे पास, लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन, इलास्टोप्लास्टिक जोन किसके केस में बतानी है सर, हमें बतानी है आपको आई सेक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कितना रहता है सर हमारे पास, तो उस कंडीशन में रहता है आपके पास सर स्पेन बाई 5 रहता है। कितना रहता है सर, स्पेन बाई 5। ये तो आपका फर्स्ट केस है। सेकंड केस अगर देखते हैं हम कि सर सिंपली सपोर्टेड ही है, सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, आई सेक्शन की जगह क्या है सर आपके पास, रेक्टेंगुलर दे दिया जाए। तो जब रेक्टेंगुलर दिया जाएगा तो लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक क्या रहेगी सर आपके पास, ये रहेगी सर स्पेन बाई 3 रहेगी। कितनी रहेगी सर, स्पेन बाई 3। तो यहाँ पे दोनों ही केस हमने बता दिए हैं कि जब आई सेक्शन दिया जाएगा आपके पास तो कितना होगा सर, स्पेन बाई 5 होगा। तो स्पेन बाई 5 कहाँ पे, यानी कि L बाई 5। और जब हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी सर आपके पास, रेक्टेंगुलर दी जाएगी, तो उस कंडीशन में स्पेन बाई 3 रहेगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, द यील्ड मोमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज, यील्ड मोमेंट किसकी बात की जा रही है, यील्ड मोमेंट ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मोमेंट दैट जस्ट प्रोड्यूस टू द यील्ड स्ट्रेस। तो सबसे पहले जो यील्ड स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा सर, आपका आउटर मोस्ट फाइबर पे होगा या इनर मोस्ट पे, सर सबसे पहले आउटर मोस्ट पे। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक रीजन। आपको क्या बताना है, लेंथ बताना है किसकी सर, इलास्टोप्लास्टिक रीजन की। क्लियर है, कब, जब सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, रेक्टेंगुलर सेक्शंस सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात की जा रही है। इससे प्रीवियस में जो मैंने आपको बताया था वो आपके पास कौन सा था, वो कंसंट्रेटेड लोड था। तो उस पॉइंट्स को भी आप मेंशन कर दीजिएगा। सर लोडिंग क्राइटेरिया कैसा रहेगा सर, आपके पास एज ए पॉइंट लोड की बात होगी, जब पॉइंट लोड की बात होगी। और यहाँ पे भी सर जब पॉइंट लोड की बात होगी, पॉइंट लोडिंग। ठीक है, बट आज क्या बोल दिया गया सर उसने, आज बोल दिया गया सर उसने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, L रूट 1 माइनस 1 बाई शेप फैक्टर, कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा आपके पास लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक रीजन, तो L का L रहेगा आपके पास ये 1 माइनस 1, शेप फैक्टर किसका देखना है, रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर का कितना होता है सर, 1.5। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक रीजन क्या आ जाएगी सर, L बाई रूट 3 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस में L बाई रूट 3 है, यस सर। तो ये आपके पास स्पेशल केस है जिसको आप याद रख सकते हैं डियर। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्ड मूवमेंट।
अभी मैंने आपको बताया, तो उसको क्या बोला जाता है सर, उसको सर आपका शेप फैक्टर बोल जाता है, प्लास्टिक मूवमेंट टू यील्ड मूवमेंट। क्लियर है। और जेड हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है, और इसी को मैं लिख सकता हूं जेड पी बाय जेड ई लिख सकते हैं हम। क्लियर है, यस सर। जहां पे मुझे पता है कि जेड पी क्या होता है सर, आपके पास जेड पी होता है बी डी स्क्वायर बाई 4 होता है, और जेड ई क्या होता है सर हमारे पास बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है। क्लियर है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपसे। तो अगर देखिएगा ऑप्शन, तो आपके पास शेप फैक्टर होता है, यस सर, तो आपका आंसर हो गया सर ए। रेडियस ऑफ जायरेशंस देखते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशंस का कंसेप्ट कहां पढ़ते हैं, स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है सर, एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम होता है। यस सर, तो एल इफेक्टिव बाई आर मिनिमम, और आर मिनिमम को अगर हम निकालना चाहें तो आर मिनिमम क्या होता है, रूट आई बाई ए होता है। यस सर, आई क्या होता है सर हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो आई मैं निकाल सकता हूं सर बी डी क्यू बाई 12। क्लियर है, और एरिया क्या होता है आपके पास बी डी, तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि फॉर एन आई बीम शेप फैक्टर, देखिएगा अब आपके पास शेप फैक्टर दे दिया गया है। शेप फैक्टर कितना है 1.12, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया गया आपके पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे दिया है 1.5 दे दिया है। द अलाउबल स्ट्रेस इज इंक्रीज, और अलाउबल स्ट्रेस को कितना किया गया आपके पास सर, इंक्रीज किया गया। अलाउबल स्ट्रेस को मैं सिग्मा एस लिख देता हूँ, कितना इंक्रीज किया गया सर आपके पास 25% इंक्रीज किया गया। 25% का मतलब क्या हुआ 1.25 हुआ। यस सर। विंड एंड अर्थक्वेक लोड, द लोड फैक्टर, तो आपको क्या निकालना है सर, लोड फैक्टर आपको निकालना है। तो लोड फैक्टर क्या होता है हमारे पास, तो लोड फैक्टर सिंपल है। अगर मैं शेप फैक्टर देखूं, सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर शेप फैक्टर देखना है, तो शेप फैक्टर क्या होता है हमारे पास सर, लोड फैक्टर डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से अगर मैं लोड फैक्टर निकालूंगा तो लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। देखिएगा एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसने दी गई है और आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस को बढ़ा दिया गया, तो न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनी। तो यहां से अगर मैं लोड फैक्टर निकालना चाहूं तो शेयर फैक्टर कितना है 1.12 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी 1.5 है, और अलाउबल स्ट्रेस दी गई है कितनी सर, 1.25 दी गई है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा कितना आंसर आया। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25, तो कितना आया सर 1.33। तो यहां से लोड फैक्टर एल एफ, लोड फैक्टर को मैं एल एफ बोलता हूं 1.344 आई आपके पास। तो देखिएगा यहाँ पर, तो देखिएगा अगर मैं शेप फैक्टर की बात कर रहा हूं तो 1.12 है, और लोड फैक्टर आपके पास 1.344 है। तो यहां से ये भी कंसेप्ट है कि जो लोड फैक्टर होगा वो आपका शेप फैक्टर से क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मूवमेंट एंड कर्वेचर एट द प्लास्टिक हिंज। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे रिलेशन निकालना है मूवमेंट और कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, बाय यूजिंग दी बेंडिंग इक्वेशंस, ठीक है, या फ्लेक्सुरल इक्वेशन हम बोल सकते हैं, बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास, m बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर होती है। ठीक है, जहां पे अगर मैं कर्वेचर्स की बात करता हूं तो 1 बाई आर क्या हो जाएगा आपका, कर्वेचर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो कर्वेचर रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनता है। क्या रहता है आपका, थ्रू आउट दी सर ये कांस्टेंट रहता है। क्लियर है, तो ये क्या रहेगा सर आपके पास, मोमेंट थ्रू आउट दी कांस्टेंट रहेगा। तो आपका राइट आंसर हो गया सर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि मॉड्यूलर सेक्शन ऑफ द ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चरल मेंबर। आपको क्या बताना है, आपको बताना है मॉड्यूलर सेक्शन। मॉड्यूलर सेक्शन बोले तो जेड एक्स एक्स बताना है सर, किस केस में, कि जब आपकी शेप कैसे दी गई हो, ट्रायंगल शेप की दी गई हो। तो ट्रायंगल शेप का देखें तो जेड एक्स क्या होता है सर, आई बाई वाई मैक्स होता है।
यस सर। अगर मैं आई की बात करता हूं तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, बी एच क्यू बाई 36 रहेगा। यस सर। अगर मैं बात करता हूँ वाई मैक्स, तो वाई मैक्स कितना हो जाएगा सर हमारे पास, ये हो जाएगा सर 2h/3, यानी कि 3/2h, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिएगा जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कीजिएगा, एच एस कैंसिल हुआ आपके पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना आ गया सर आपके पास 12। तो फाइनली जो मेरे पास जेड एक्स एक्स आ गया वो कितना आ गया सर, बी एच स्क्वायर बाई 24 आ गया है। ये तो किसका निकाला सर हमने, ट्रायंगुलर सेक्शंस का निकाला है। बट अगर ट्रायंगुलर सेक्शन ना दिया होता, आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया होता, तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए भी मुझे जेड जब निकालते हैं तो आई बाई वाई करते हैं, तो आई क्या होता है सर मेरे पास बी डी क्यू बाई 12 होता है, इनटू वाई क्या होता है डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई डी हो जाएगा, डी से डी कैंसिल है, 2 से 12 गया 6। तो यहाँ से मेरे पास जो जेड निकल जाएगा रेक्टेंगुलर के लिए वो सर बी डी स्क्वायर बाई 6 निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा आज ये नहीं पूछा था, आज पूछा था सर आपका किसका सर, ट्रायंगुलर, और ये किसका था सर आपके पास, रेक्टेंगुलर का। क्लियर है, तो दोनों ही केस क्या हो गए मेरे सर, क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ गया सर बी एच स्क्वायर बाई 24, तो बी एच स्क्वायर बाई 24 आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से अगेन क्वेश्चन है, आपके पास शेप फैक्टर दे दिया गया है, यानी कि जेड दे दिया गया है सर 1.12, और सेफ्टी फैक्टर दे दिया गया है न्यू सेफ्टी दी गई है आपके पास, सेफ्टी कितनी दी गई है सर 1.5 दिया गया है। अलाउबल स्ट्रेस को इंक्रीज किया गया कितना सर 20%, 20% का मतलब क्या हुआ सर 1.20 हुआ। तो यहाँ से आप लोड फैक्टर निकाल सकते हैं, लोड फैक्टर एल एफ क्या होता है हमारे पास, ये होता है सर शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो जब जेड की वैल्यू कितनी दी गई सर 1.12 इनटू सेफ्टी फैक्टर सर 1.5 और अलाउबल स्ट्रेस कितना दिया है 20%, तो डिवाइड बाय 20% करेंगे तो 1.20। सॉल्व कीजिएगा, कितना आंसर आया आपके पास, तो 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 1.20, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 1.4। तो यहाँ से फिर से आपको कंसेप्ट देखने को मिला कि जब आपका शेप फैक्टर सर 1.12 था तो लोड फैक्टर कितना आया 1.40। तो यहाँ से मैं ये एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि जो मेरे पास सर लोड फैक्टर होता है वो ग्रेटर होता है सर आपका किससे, सर वो शेप फैक्टर से होता है। तो ये भी कंसेप्ट कभी कभी आप क्या रख सकते हैं, लर्न रख सकते हैं, सवाल पूछा जा सकता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हमारे पास, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज, देखिएगा मैंने बताया प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट, तो ऑप्शन ए देखिएगा प्लास्टिक मूवमेंट टू द यील्ड मूवमेंट, सी बी देखिएगा द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ जायरेशन, नहीं सर ये भी नहीं होगा, बी आपके पास फॉल्स हो गया है, रेडियस ऑफ जायरेशन ये भी फॉल्स हो गया है आपके पास, डी इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी टू द यील्ड स्ट्रेस, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो गया सर मेरे पास, सही हो गया, मुझे जेड पी निकालना है, तो जेड पी क्या हो जाएगा मेरे पास, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट एम पी बाय एफ वाई हो जाएगा, एफ वाई बोलो या सिग्मा वाई लिख दो आप यहाँ पर। तो यहाँ से जो मेरा एम पी रिलेशन निकल के आता है वो जेड पी इंटू एफ वाई आता है, कुछ इसी तरह से बताया था, मैं आपको इसको फिर से स्टैंडर्ड करके बता देता हूँ। देखिएगा हमने शेप फैक्टर देखा था, तो शेप फैक्टर क्या था मेरे पास, जेड एम पी ओवर एम वाई था। तो सर एम पी कैसे निकले था हमने, एफ वाई इंटू जेड पी निकाला था, बिल्कुल सही। और एम वाई कैसे निकाला था सर, एफ वाई इंटू जेड ई, तो एफ वाई तो सर सेम था आपके पास, तो यहाँ से जेड पी ओवर जेड ई आ गया है। आपको क्या निकालना है, जेड पी निकालना है इस रिलेशन से। तो देखिएगा जब जेड पी निकालेंगे यहाँ पर, तो जेड पी क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट एम पी बाय यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा आपके पास एफ वाई, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं या सिग्मा एस से भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर। तो 19 का आंसर क्या हो गया सर आपके पास, डी हो गया है। सो 19 का नहीं 18 का, क्लियर है, यस सर। मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन, प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन मतलब आपके पास एमपी दे दिया गया है, एमपी कितना दे दिया है सर 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब दे दिया है। जेड की वैल्यू दे दी है सर 1.2 और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन पे दे दिया गया है, और आपके पास प्लास्टिक कैपेसिटी सेक्शन दे दिया है, यानी कि जेड एमपी नहीं सॉरी जेड पी, प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ सेक्शन बोले तो जेड पी दे दिया है।
और जेड के यहाँ पर आपको एमपी दे दिया है, कितना सर 120 किलो न्यूटन मीटर। आपको क्या निकालना है, यील्ड स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो यहाँ से हम यील्ड स्ट्रेस निकाल सकते हैं सिग्मा वाई, तो क्या हो जाएगा सर आपके पास, ये हो जाएगा एमपी ओवर जेडपी। तो एमपी कितना दे दिया गया सर 120 किलो न्यूटन, तो इसको हम पर 120 किलो न्यूटन को न्यूटन में बनाएंगे तो 120 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन एमएम आ गया हमारे पास। क्लियर है, अब हमारे पास डिवाइडेड बाय जेडपी कितना दिया गया सर, अब आपके पास 4.8, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻4। देखिएगा मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है सर, एमएम में कन्वर्ट करना, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 10⁹ तो सॉल्व करते हैं 120 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है, डिवाइड बाय कर देंगे हम किसका सर 10⁻⁹ तो किस में आ जाएगा सर, न्यूटन एमएम क्यूब में आ जाएगा आपके पास, सॉरी एमएम स्क्वायर, जेडपी कितना है एमएम क्यूब में, एमएम क्यूब, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ आपके पास, एमएम क्यूब से एमएम, तो केस में आ जाएगा सर आपके पास जेड वाई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया सर 250 मेगा पास्कल आ गया आपके पास। तो आपके पास जो राइट आंसर रहा यहाँ पे वो कितना रहा सर 250 मेगा पास्कल रहा। एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, तो हमने क्या किया सर 120 इंटू 10⁻⁶, ओके, डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻4, कितना है आपके पास 2500, सेकेंड 120 इंटू 10⁻⁶, किया डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है, इतना आया है, डिवाइड बाय क्या किया आपने 10⁹ तो कितना आया सर 250, तो आपके पास 250 मेगा पास्कल आ गया है, तो सी हमारे पास राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है कि आई बीम शेप फैक्टर फिर से दे दिया आपके पास जेड यानी कि 1.12, और आपके पास सर सेफ्टी बेंडिंग दे दिया है, यानी कि सेफ्टी बेंडिंग आपके पास कितनी दे दी गई है, हमारे पास सर 1.5 दे दिया गया है, जहां पे सर अलाउबल स्ट्रेस को कितना इंक्रीज किया गया है 30% इंक्रीज किया गया, 30 का मतलब क्या है 1.3, तो इस दोनों के रिस्पेक्ट में क्या निकाल सकते हैं, न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं, तो न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आएगा, सेफ्टी इन बेंडिंग 1.5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे सर हम 1.3 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा सर न्यू सेफ्टी। तो लोड फैक्टर क्या होता है हमारे पास, लोड फैक्टर होता है जेड होता है शेप फैक्टर इंटू न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देते हैं, न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो जेड कितना है सर मेरे पास, ये है सर आपके पास 1.12 इंटू न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो सर 1.5 डिवाइडेड बाय 1.3, सेम है जैसे हमने प्रीवियस से करते आ रहे हैं, ठीक है, तो 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय किया हमने सर इसको 1.3, तो कितना आया सर 1.292, तो यहाँ से सर लोड फैक्टर फिर से कितना आया 1.292 आ रहा है, तो देखिएगा शेप फैक्टर कितना था 1.12 और लोड फैक्टर 1.292, तो यानी कि यहाँ से फिर से आपको कंसेप्ट मिल गया कि जो हमारे पास लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन शेप फैक्टर होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि द शेप फैक्टर फॉर स्टैंडर्ड रोल्ड बीम आई सेक्शन, स्टैंडर्ड रोल्ड बीम आई सेक्शन है तो कहां से कहां वेरी करता है, प्रीवियस बता चुका हूं 1.10 से सर 1.20 के बीच वेरी करता है, किसका सर स्टैंडर्ड रोल्ड बीम आई सेक्शन का। वैसे अगर हम आई सेक्शंस की बात करते थे तो आई सेक्शन में हमारे पास मेजर एक्सिस के लॉन्ग भी बता चुका मैं, और सर माइनर एक्सिस के लॉन्ग भी बता चुके थे, मेजर एक्सिस के लॉन्ग सर 1.12 था और माइनर एक्सिस के लॉन्ग सर 1.55 था। आज पूछा गया है रोल्ड एज ए रोल्ड बीम आई सेक्शन, तो उस केस में होगा 1.10 से 1.20 के बीच में। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्यू इज द लोड फैक्टर, तो मैंने अभी बताया था कि लोड फैक्टर क्या होता है हमारे पास सर शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। लोड फैक्टर को इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू से रिप्रेजेंट किया है, और शेप फैक्टर को सर इसने एस से रिप्रेजेंट किया है, और लोड फैक्टर को सर इसने एफ से रिप्रेजेंट किया है, तो बताओ करेक्ट रिलेशंस क्या बनेगा, तो Q इज इक्वल टू एस इंटू एफ बन गया, तो देखिएगा Q इज इक्वल टू एस इंटू एफ क्या है, एस इंटू एफ, यानी कि ऑप्शन डी आपके पास राइट हो गया है डियर।
क्लियर है, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि स्टील क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप द प्लास्टिक मूवमेंट but has inadequate plastic rotation capacity needed for the formation of plastic collapse mechanism the member of structures। ये मैं आपको पहले पार्ट्स में जब मैंने पहला ही क्वेश्चंस करवाया था तो वहां पे मैंने कंपैक्ट सेक्शन और सेमी कंपैक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब जो सेमी कंपैक्ट सेक्शन होता है उसका सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहा था कि सर जो उसकी परमिसिबल वैल्यू है वो कंप्रेशन जोन में अपने आउटर मोस्ट फाइबर पे सबसे पहले रीच करती है। क्लियर है, वो कंडीशंस हमने बताई थी वहां पे आपको अगर याद हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इसका अपोजिट दिया गया, यानी कि कौन से सेक्शन की बात कर रहा हो, कंपैक्ट सेक्शन की बात कर रहा है। और कंपैक्ट सेक्शन की जो हम बात करते हैं इसका यूज हम कहाँ करते हैं सर, आपके प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस। और अगर हम बात करते हैं सर सेमी कंपैक्ट सेक्शन की तो इसका यूज हम सर इलास्टिक एनालिसिस में करते हैं। कहाँ करते हैं सर, इलास्टिक एनालिसिस के अंदर की जाती है। तो ये दोनों अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट्स फिर से क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के कंसेप्ट से पूछा गया है भाई। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारे पास ए हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि इन ए प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर रेक्टेंगुलर। तो देखिएगा रेक्टेंगुलर का शेप फैक्टर कितना होता है सर, आपके पास 1.5 होता है। उसी तरह से सर्कुलर की बात की जाए तो सर 1.7 होता है। ट्रायंगुलर की बात की जाए तो सर 2.34 होता है। तो मैच कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, 1.7 नहीं, पहले रेक्टेंगुलर बोला है तो 1.5, तो 1.5, फिर सर्कुलर बोला है 1.7 और फिर ट्रायंगुलर बोला है। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर मेरे पास, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इलास्टिक मोमेंट ऑफ द सेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फुली यील्ड मोमेंट ऑफ द सेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फुली प्लास्टिक मोमेंट ऑफ द सेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सर आपका फुली प्लास्टिक मोमेंट ऑफ द सेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि इन द प्लास्टिक थ्योरी यूज्ड इन स्टील व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस आर नॉट एप्लीकेबल। देखिए जब हम प्लास्टिक एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे हम कुछ कॉमन अजम्पशंस की स्टडी करते हैं। आपको कुछ नीचे दिए गए अजम्पशंस हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी अजम्पशंस यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं सबसे पहली जो आइडियल अजम्पशंस रहती है कि प्लान सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन रहता है आफ्टर बेंडिंग, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। बट ये डीप बीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है डियर, ये बात याद रखना। प्लास्टिक एनालिसिस में भी एप्लीकेबल है, आप बीम करोगे कॉलम करोगे वहां पे भी है, बट जब हम डीप बीम की बात करते हैं तो दिस अजम्पशन इज नॉट वैलिड। क्लियर है, क्योंकि वहां पे जो आपके पास इलास्टिक का जो बिहेवियर रहता है वो आपके पास लीनियर ना रहकर वो नॉन लीनियर बन जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ई तो ये भी स्टेटमेंट आपके पास क्या है सर, ट्रू है, मतलब सही है। अगर देखते हैं नेक्स्ट की स्टील इज एज्यूम टू बी आइडियली इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, बिल्कुल, और स्टील को ही क्या माना गया आपके पास, एक आइडियली इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल माना गया है। तो ये भी आपके पास क्या है सर, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं सी कि ऑल द कनेक्शन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी कंटिन्यूटी एज टू ट्रांसमिट द प्लास्टिक मूवमेंट, बिल्कुल, कि जो भी आप वहां पे कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे वो क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसका मतलब भी क्या हो सर आपके पास, ट्रू है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज टेकन इनटू अकाउंट, नहीं सर, जब हम प्लास्टिक एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट कंसीडर, यानी कि वहां पे निग्लेक्ट माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बी ऑप्शन की तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। बचा आपके पास ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन दिखेगा कि स्टील इज डक्टाइल, बिल्कुल स्टील इज डक्टाइल है एंड कैन अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट रफ्चरिंग, बिल्कुल सही। तो ये भी सही आपके पास सही स्टेटमेंट है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन थे, 5 में से 4 एजम्पशंस आपकी क्लियर हो गई है। पांचवें एजम्पशन आपके पास है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज नॉट अकाउंट, उसने बोला टेकन इनटू अकाउंट, नहीं सर नॉट अकाउंट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आज का लास्ट क्वेश्चन है और प्लास्टिक एनालिसिस का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ए सिंपली सपोर्टेड स्टील बीम ऑफ स्पैन एल एंड कैरीज ए पॉइंट लोड एट मिड लेंथ
एट द स्टेज ऑफ कोलैप्स व्हाट पार्ट ऑफ द बीम इज फुली इलास्टिक। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जब मैंने एसएससी के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं तो वहाँ पे मैंने प्लास्टिक एनालिसिस बहुत अच्छे से कवर करवाया है, और ये आपके एसएससी जेई 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। तो वहाँ पे हमने निकाला था आपके पास सिमिलरिटी ट्रायंगल लॉ से, तो वहाँ पे जो आपका आंसर आया था सर आया था L/3 फ्रॉम द ईच एंड आया था। क्लियर है? आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है? वैसे मैंने ऑलरेडी आपको एसएससी जेई के पीवाईक्यू फोल्डर पे जाओगे तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मिलेगा, क्योंकि एसएससी जेई के सारे क्वेश्चंस हमने वहां पर डिस्कस किए हैं डियर। तो इस तरह से जो हमारे पास प्लास्टिक एनालिसिस का पार्ट था डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो मेरा एक लास्ट यूनिट था उसको यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और बेटर होगा कि आप वीडियोस को बार बार रिवाइज करते रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप नॉर्मल स्पीड में पढ़िएगा, और जब आप उसको सेकंड या थर्ड टाइम क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आप स्पीड आप 1.5 या 2x पर देख सकते हैं। क्लियर है? उससे आपका टाइम भी बचेगा और साथ में आपके चीजें रिवाइज भी होती रहेंगी। तो मिलते हैं हम आपको नए सेशंस में, तब तक डियर आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।